हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर एमएनएस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आने वाली वीडियो में एमएनएस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के लिए स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम के लिए आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे हम फाइनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एग्ज़ाम कितनी स्टेज में होता है। तो सबसे फर्स्ट जो इसकी स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज आपकी होती है जो आपको क्लियर करना है, वो है आपका रिटन एग्ज़ाम। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक स्टेप करके देखेंगे डिटेल में। सेकेंड स्टेप कौन सा होता है? जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो सेकेंड आपको देना होता है इंटरव्यू। सेकेंड आपको किस राउंड के लिए बुलाया जाएगा? जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाएगा, देन लास्ट आपकी स्टेज कौन सी होती है? मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए, आपको तीनों स्टेज के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि पहले हम रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू निकाल लेंगे, फिर हम मेडिकल की तैयारी करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक स्टेज के बाद एक स्टेज की तैयारी, ऐसे कभी नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस दिन आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे एमएनएस एग्जाम देना है, तो आपको तीनों स्टेज को अपने दिमाग में लेके चलना है। क्या जा रहा है, अगर आप ट्रीट करेंगे अपने आप को एक ऑफिसर की तरह, बस आपको अपनी पर्सनालिटी उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा देखिए, पर्सनालिटी इंटरव्यू जो है ना आपका, ये बहुत ही मेन स्टेज होता है। लोग सोचते हैं कि हम 10 दिन में प्रिपरेशन कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को साइंटिफिकली भी पता हो तो कोई भी नई चीज़ हमें लेने में 21 डेज लग जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपका प्रिपरेशन पूरा 21 दिन का टाइम आपको मिलता नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है। तो देखिए, तीन मेनली स्टेज है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू एंड देन आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है सारे राउंड में, देन आपको किस में बुलाया जाता है? मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, पूरी एक मेरिट लिस्ट निकलती है। अब हम एक एक करके तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि कैसे हमें रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्या हमें इंटरव्यू के लिए चाहिए, क्या हमें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, ताकि हम अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप हम समझते हैं रिटन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका जीआई, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। सेकेंड जो आपका दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है आपका साइंस, एंड थर्ड जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है आपका इंग्लिश, ठीक है। अब हम एक एक सब्जेक्ट करके चलते हैं कि कैसे हमें हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, आपके एग्जाम में आता है जीके। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपका इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल। तो उसमें आपका बेसिक चेक किया जाता है, क्या? जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज के साथ आपकी कुछ आती है आपकी रीजनिंग बोल सकते हैं हम आपको। इसका रीजनिंग बहुत टफ लेवल की नहीं, आपका बस मिलिट्री रीजनिंग होता है जो आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। तो दो स्टेप यहाँ पे आपके हो गए जनरल इंटेलिजेंस के अंदर, जीके और रीजनिंग। अब जीके में क्या आता है, देखिए जीके का जो आपका सिलेबस है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ। जीके के अंदर आपका आता है पॉलिटी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है पॉलिटी की। दूसरा आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री की। तीसरा आपका आएगा, हिस्ट्री के अलावा आपका आता है ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी के अलावा नेक्स्ट जो आपका आएगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत ही कम माइनर कुछ क्वेश्चन। और बाकी आपके आते हैं करंट अफेयर में आपका क्या आता है, देखिए स्पोर्ट्स के बारे में आता है। स्पोर्ट्स में कौन पर्सन न्यूज में रहा, अपॉइंटमेंट्स कौन क्या आपके अपॉइंट हुए, ये सारा आप लोग पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट्स। और आपके कौन कौन सी विजिट, G20 समिट, ये समिट, इनके हेडक्वार्टर्स, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कैपिटल करेंसी, डांस फॉर्म, ये सारे आपके किसके अंदर कवर होंगे? करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ये पार्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी मोस्टली क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। हमको करंट अफेयर भी पढ़ना है और हमें स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है। तो स्टैटिक पार्ट से आप लगा लीजिए
आपके 20 क्वेश्चन अराउंड आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे? 50 मार्क्स की अगर आपकी जीआई है तो इसमें से आपके 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे स्टैटिक पार्ट से, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे करंट अफेयर, स्पोर्ट्स में कहाँ पे पर्सन कहाँ पे कौन है, 10 क्वेश्चन आपकी कैपिटल करेंसी, ये सारे स्टैटिक मिसलिनियस जो भी आपका होता है वहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा जीआई। अब हम दूसरे सेक्शन पे जाते हैं जो है आपका साइंस। तो देखिए साइंस आपकी कितने मार्क्स की आती है? साइंस आपकी आती है 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स का आपका क्या आएगा? साइंस। अब साइंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस में आपका आएगा 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से आते हैं? फिजिक्स, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है फिजिक्स, दूसरा आपका आएगा केमिस्ट्री, और तीसरा आपका आएगा बायोलॉजी। तो ये 3 हमारे सब्जेक्ट साइंस में कवर होते हैं। ठीक है, अब टोटल कितने मार्क्स की साइंस आएगी ये भी देख लेते हैं। टोटल 50 मार्क्स की साइंस आएगी। ठीक है, उसमें से 10 मार्क्स की आपकी फिजिक्स, 10 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री और 30 मार्क्स की आपकी क्या आती है? बायो आती है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है। अब मेन डाउट ये है कि कैसे इसकी हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पे बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? देखिए आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आपके 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और टाइम कितना है 90 मिनट्स, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट में चेक किया होगा, लास्ट में आते आते आप दोबारा उस क्वेश्चन में आने का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपको देखकर तुरंत आप आंसर करें, इतना टाइम नहीं होता है वहां पे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाएं। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है? एप्लीकेशन पार्ट्स पे वर्क करना है। एप्लीकेशन पार्ट आपका पूछा जाता है। अगर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इनकी न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, हमें इनकी क्या करने हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो हमें फिजिक्स में मेनली करना क्या है, किस पार्ट पे फोकस करना है? एप्लीकेशन पार्ट पे। सारे जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे कहाँ से आएंगे? एप्लीकेशन से। समझ में आ रहा है? अब देखिए फिजिक्स के लिए बेस्ट सोर्स हमेशा प्रिपरेशन के लिए क्या होती है? आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे चैप्टर्स में समरी दी है तो आप उन समरी को एटलीस्ट गो थ्रू हो जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स का ना रहे। दूसरा, एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बॉक्स में गिवन होती है या ब्लैक से हाईलाइट कर देते हैं, तो आप उसको रीड करिए जिससे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिजिक्स के लिए आपको इतना ही करना है, ओनली ऑन 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें 10 मार्क्स का आता है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन और आप इजीली इन क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। अब समझिए कि केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक चैप्टर का एग्जांपल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला चैप्टर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉलीमर, बहुत ही इजी और बेसिक चैप्टर है। अगर आप नीट की या अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको हर एक चीज समझना होता है कि कैसे क्या बन रहा है, बट यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है, अगर आप पॉलीमर देखें तो पॉलीमर ही मैप इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलीमर से ही आ जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ना क्या है पॉलीमर में? देखिए पॉलीमर चैप्टर का मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि पॉलीमर चैप्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें करना क्या होता है कि मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट। दूसरा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन, कि इस मोनोमर का कहाँ पर यूज किया जाता है। लास्ट ईयर भी आपके एमएनएस में क्वेश्चन पूछा है, यूटेंसिल फाइबर में कौन सा आपका पॉलीमर यूज होता है, पूछा है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉलीमर का कहाँ पर यूज होता है, कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे भी सेम जो हमने फिजिक्स में किया था, हमें केमिस्ट्री में भी क्या करना है, एप्लीकेशन पार्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर दूसरा चैप्टर मैं आपको समझाऊं जैसे एग्जांपल से, अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 टाइप के आपके सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, तो डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम्पल देखना है कि हाँ क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल ये होता है, एमॉर्फस का एग्जाम्पल ये होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना है और हर चैप्टर के पीछे जो समरी दी है सेम केमिस्ट्री में भी आपको एटलीस्ट उस समरी को आपने एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारा हो गया 10-10 मार्क्स का। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आपका बायोलॉजी, कि बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए आपको सेम वही करना है
एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स बता देती हूँ जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, ठीक है। दूसरा आपके सेल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है आपका सेल। सेल से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपके कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये क्या होता है, ये जीन क्या है, तो कुछ आपने बायोटेक्नोलॉजी पे भी देखना है, ठीक है। तो उसके अलावा आपने प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। सेम से तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी भी थोड़ी बहुत देख लेनी है। तो आपको एक बार एटलीस्ट बायो की एनसीईआरटी तो रीड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सिलेक्शन और रिजेक्शन में। तो बायो की एनसीईआरटी आप ऑलरेडी अगर एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं तो बायो के स्टूडेंट तो आप ऑलरेडी हैं, तो बायो पढ़ने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बायो में क्या करना है, एनसीईआरटीज को एक बार रीड कर लेना है। तो ये आपके साइंस के लिए हो गए तीनों सब्जेक्ट्स, ठीक है। जब आप ये सारा कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको एक बार क्या करना है, लूसेंट की एक बुक आती है जीके की, लूसेंट की आपको बुक खरीद लेनी है, जिसमें आपको जीके भी आपको वहां से रीड कर लेना है, ठीक है। साइंस का जो सेक्शन है लूसेंट की बुक में, वहां से आपको साइंस का रिवीजन कर लेना है। जब आप क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएंगे, देन आप साइंस के लिए लूसेंट की बुक को एक बार रीड कर लेंगे। उसमें बहुत ज्यादा समरी नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो साइंस के लिए लूसेंट की बुक कर लेंगे। तो हमारे जीके का हो गया, साइंस हो गया। अब हमें देखना है इंग्लिश। इंग्लिश देखिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश जो है आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस एग्जाम के लिए। अब इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी आपकी, सेम 50 मार्क्स की। अब इंग्लिश देखिए, अगर आप इंग्लिश सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बेसिक इंग्लिश पे वर्क करना है। देखिए अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं पूरा पेपर, तो आपका यहीं से बनना है। सबसे पहला टॉपिक जो आपका इंग्लिश में आता है आर्टिकल। 5 क्वेश्चन मिनिमम आप लेकर चलिए, आर्टिकल से आ गई है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ए एंड द कहाँ पे कैसे यूज करना है ये आपने देख लेना है। दूसरा जो आपने इसमें देखना है टेंस। टेंस में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि क्या टेंस होता है, बस आपको बेसिक ओवरव्यू होना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहाँ पे कौन सी वर्ब लगनी है, बस एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। टेंस के बाद आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको देख लेना है। एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिक, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, ये सब आपको बस इतना आइडिया ले लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर में अगला आपका आता है प्रीपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चन आप लिख कर ले जाइए, 5 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से आने ही है। अगला है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं कंजंक्शन से भी, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग देख लेंगे अगर, तो ये ओवरऑल मैं बता दूं तो ये 20 मार्क्स आपका हो गया, 5 5 5 5 करके 20 मार्क्स हो गया। अब कितने मार्क्स बचे हैं, 30 मार्क्स। इसमें देखिए 5 मार्क्स की आपके आएंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस 5 मार्क्स का आपका आएगा स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एरर आपका आएगा, कितना हो गया, 30 मार्क्स। बचे कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। उसमें आपके 5 मार्क्स की आप लगा लीजिए एंटोनिम्स, 5 मार्क्स का सिनोनिम्स, और आपका क्या बचा, 5 मार्क्स में आपका आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड देन आपका 5 मार्क्स में कुछ भी बेसिक वो सेंटेंस को अरेंज करने वाला आपका क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में करवाया है, जो बेसिक सा कि कैसे अरेंज करना है PQRS को, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इस सब्जेक्ट के लिए रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है। तो अब ब्रीफ में यहाँ पे बता दूं, तो जैसे मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या आना है आपका, इंग्लिश सेम 50 मार्क्स। दूसरा हमने देखा, दूसरा हमने किसकी स्ट्रैटेजी देखी, साइंस 50 मार्क्स, और हमने क्या देखा आपका GI 50 मार्क्स। तो अब देखिए अगर आपका GI इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप साइंस और इंग्लिश को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपके यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से क्या कर सकें, स्कोर कर सकें, ठीक है। तो GI में कम से कम इतना कर लें कि 30 मार्क्स तो ले आए 50 में से, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल था रिटर्न एग्जाम के लिए। अब दूसरी स्टेज देखते हैं हम, रिटर्न एग्जाम के बाद क्या होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद नेक्स्ट आपकी जो सेकेंड है वो है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में देख लेते हैं कि इंटरव्यू में आपका क्या चेक किया जाता है। इंटरव्यू में
बेसिकली कुछ OLQ क्वालिटीज होती है। OLQ का मतलब क्या होता है, देखिए आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कुछ ये क्वालिटीज हैं, आप लोग इनको एक बार देख लेना गूगल पे। 15 क्वालिटीज कुछ हैं जो आपकी चेक करी जाती हैं कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपके बोलने का तरीका कि आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक होता है इंटरव्यू में कोई आपसे साइंस का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपके बारे में, आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ये बहुत ईजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो आपके 1000 अराउंड गर्ल्स ने रिटन एग्जाम निकाला था, जिसमें से सिर्फ कितनी लड़कियां सेलेक्ट हुई, 250। कहाँ पे रिजेक्ट हुई है, सबके सब आपके इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट राउंड है, इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन है। तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो अब जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा तो लास्ट राउंड जो आपका है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जाम भी आपका सेम, इसमें भी आप लोग रिजेक्ट होते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सेम आपका BMI के अकॉर्डिंग हाइट, वेट सब कुछ होना चाहिए। और अगर आप आई साइड आपका वीक है तो 3 तक आपका एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो उसका इतना नहीं सोचना है कि स्पेक्स पहनते हैं तो नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, 3 तक आपका पॉसिबल है। और हाइट आपको गिवन है कि कितनी आपको हाइट चाहिए। और जो हिली एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं, बेसिकली उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट से, उनको 5% रिलैक्सेशन मिलता है हाइट पे। तो ये चीज़ आप लोग समझ लेना, उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपना बस नॉर्मल BMI, फिटनेस, ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छी से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।